तो टॉपिक चल रहा है इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट, जिसमें हमने पार्ट 1, 2, 3 देख लिया है। ये लेक्चर पार्ट 4 है इसी टॉपिक पर। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में। अगर नहीं मालूम है तो पॉज करके आराम से पढ़ लो। जस्ट लास्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए कि अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग की जरूरत है, इन दैट केस यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस होल वीडियो। मालूम है आपको, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस चैनल को अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया तो बिल्कुल कीजिए, सारी काम की चीज मिल जाएगी आपको, है ना। चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, थ्रू आउट दिस लेक्चर और इसके आगे आने वाले लेक्चर में जितने भी यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन है उनका करंट में जो रिलेवेंस है उसी हिसाब से हम करेंगे। मतलब कि अगर हमें लगेगा ऐसे टाइप के क्वेश्चन अभी नहीं पूछते तो उसको हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी करेंगे। इज दैट क्लियर? गुड। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं बेस्ट क्वेश्चन है, बोल रहा विच वन अमंग द फॉलोइंग मेजर इंडियन सिटी इज मोस्ट ईस्टवर्ड लोकेटेड, है ना। सबसे ज्यादा ईस्ट में कौन है चारों में से? तो अगर आपको मैप ध्यान हो तो करेक्टली आप मार्क करोगे कि लखनऊ जो है मोस्ट ईस्टवर्ड है इन चारों में से, ठीक है क्या? तो करेक्ट जवाब लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया इन सबका लॉन्गिट्यूड, तो याद करना है क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड रखने की कोई जरूरत नहीं होगा भी। दूसरा क्वेश्चन है कि रिवर काली नदी कहाँ पे? साउथ इंडिया की एक रिवर है काली नदी, एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन दी साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि ये वेस्ट फ्लोइंग है, ना कि ईस्ट फ्लोइंग। तो जैसे ही आपको ये सेशन पता चल गया गलत है तो इसका जवाब आ गया डी। क्यों? क्योंकि अगर ये सेशन गलत है तो रीजन बिल्कुल सही होगा और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, जो बोलता है ये सेशन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट। अब रीजन करेक्ट क्यों है ये भी पढ़ लेते हैं। जो डेक्कन प्लेटू है इज हायर अलोंग इट्स वेस्टर्न एज और जेंटली स्लोप टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोला। तो ए गलत, बी सही। होपफुली आपको एकदम अच्छे से क्लियर, इसलिए आगे बढ़ेंगे। कुछ पढ़ना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में? आई डोंट थिंक, क्योंकि सारा कुछ क्लियर है। देखो, काली रिवर की बात करें, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है कहाँ पे? साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये राइज करता है वेस्टर्न घाट में और फ्लोज इनटू द अरेबियन सी नियर द टाउन ऑफ करवर, ठीक है। और रीजन बिल्कुल सही है जो मैंने बताया आपको, ठीक है। ध्यान रखना है क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आगे क्वेश्चन में काम आएगा। देखो, इधर है टाउन और इधर है रिवर नियर बाई। तो आपको पता है कि उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो डी का तो तीसरा होगा। तो देखो डी का तीसरा किसमें है? ऑप्शन ए और बी में। तो डी का तीसरा हो गया। बाकी देखो, अगर हम जगदलपुर की बात करें तो जगदलपुर जो है नर्मदा के आई थिंक किनारे बसा हुआ है। नहीं है, माफ कीजिएगा, नर्मदा नहीं, ताप्ती के। तो बी का चौथा हो जाएगा। तो बी का चौथा हुआ तो ये हो गया ऑप्शन ए। तो देखते हैं ऑप्शन ए है या फिर बी है। तो देखो, बैतूल जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे फिर से गलती हुई, फैक्चुअल गलती है कि बैतूल जो है वो ताप्ती नदी के किनारे है, जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे है, जबलपुर नर्मदा और उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे। बस ये ध्यान होना चाहिए, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो देखो, बैतूल जो है एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का। अच्छा, इसके बारे में आपको मालूम है, बेसिक चीज है, जैसे ये ध्यान में रखना है कौन सी नदी के किनारे है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान है, नॉट करेक्ट पूछा गया रहा। तो महानदी रिवर राइजेज फ्रॉम द छत्तीसगढ़ प्लेटू, ठीक है। गोदावरी रिवर राइजेज इन महाराष्ट्र। कावेरी रिवर राइजेज इन आंध्र प्रदेश। बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश में तो ये फ्लो भी नहीं करती। कहाँ पे राइज होती है? वेस्टर्न घाट में। तो हमसे गलत ही पूछा था, गलत हमारा आ गया ऑप्शन सी। अच्छा, चौथा भी देखते हैं। ताप्ती रिवर राइज करता है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल सही बात है। तो पहला दूसरा चौथा करेक्ट है, बाकी सी जो है गलत है और गलत ही हमसे पूछा था, है ना। देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या, जो कावेरी रिवर है ओरिजिनेट होती है ताला कावेरी, कहाँ? कुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में। ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ हिल्स इन दी वेस्टर्न घाट। इतने एलिवेशन पे इतना ध्यान रखना है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर हो जाए अच्छी बात है, अदरवाइज रहने दो। और देन फ्लोज थ्रू कर्नाटका और तमिलनाडु बिफोर इम्पिटिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। और इवन ये डज नॉट ओरिजिनेट इन आंध्र प्रदेश, क्या उसमें फ्लो ही नहीं करता आंध्र प्रदेश से। इज दैट क्लियर? गुड। फिर से ऐसे रीजन बोल रहा, percentage of net sown area in the total area of the Andhra Pradesh is less compared to the that of West Bengal, है ना। आंध्र प्रदेश को कंपेयर करा वेस्ट बंगाल से। क्वेश्चन है 2006 का, उस समय तेलंगाना अलग भी नहीं हुआ था। तो ये सेशन सही है, रखने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, कोई काम की चीज नहीं है अभी के लिए। अगला, द सॉइल ऑफ मोस्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश इज लेटराइट। बिल्कुल नहीं। क्यों? मैंने आपको समझाया, लेटराइट सॉइल वहां पे पाई जाती है जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो आंध्र प्रदेश एक ऐसा रीजन है जहाँ पे इतना बारिश नहीं होता, तो लेटराइट सॉइल पाए जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वहाँ पे रेड सॉइल ऑब्वियसली ज्यादा मिलता है, ना कि लेटराइट। तो दूसरा गलत हुआ। तो ऐसे से रीजन गलत, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट जवाब इसका। बोलो एकदम क्लियर है क्या? गुड। तो ये डेटा वगैरह रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पुराना क्वेश्चन है, अभी तो डेटा चेंज हो गया होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सॉइल इन आंध्र प्रदेश जो है रेड सॉइल है और ब्लैक सॉइल है, ना कि लेटराइट। क्लियर? गुड। अब कुछ और रीजन, वाई द परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया इन आंध्र प्रदेश, नहीं अभी जरूरत नहीं, क्योंकि क्यों अलग हो गया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। देखो, करेक्ट जवाब है, बताना है तीनों स्टेटमेंट में से। पहला बोला असम शेयर बॉर्डर विद भूटान और बांग्लादेश। सही बात है। अगर आपको मैप ध्यान हो तो ये बिल्कुल सही है कि असम जो है भूटान और बांग्लादेश के साथ मैप बॉर्डर शेयर करता है। वेस्ट बंगाल जो है
वो भूटान और नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा, मिजोरम शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश और म्यांमार, ये भी बिल्कुल ठीक है। अभी आप क्या करोगे, एक करेक्ट हो गया, 1 2 3 तीनों के तीनों। आप सिंपली आप क्या करोगे, मैप खोलोगे इंडिया का, इंडियाज पॉलिटिकल मैप, क्या इंडियाज मैप आ ही गया, वाह वाह, इंडियाज पॉलिटिकल मैप, ये देखो। अब यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा हर एक चीज, देख रहे हो क्या। तो इसलिए थ्योरी पढ़ने से बेहतर है कि मैप का काम जहाँ पे रहेगा तुरंत आप मैप खोलोगे, 1 मिनट लगता है गूगल करने में, वो समझोगे आप ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे देख लो जो जो बोला गया था, वेस्ट बंगाल देखो किसके साथ, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बना रहा और भूटान के साथ, दिख रहा है क्या यहाँ पे, ये देखो एकदम क्लियर, ठीक है। और क्या था, दूसरा था वेस्ट बंगाल भूटान और नेपाल का हो गया, आसाम जो है भूटान और बांग्लादेश का, तो देखो आसाम और भूटान किधर गया, इधर आया। आसाम जो है, यहाँ पे आसाम दिख रहा है आपको, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करा, सेम महीना में। तीसरा जो था वो आप देख लोगे, बहुत ही अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। फ्रॉम नॉर्थ, क्या बोला, नॉर्थ टूवर्ड साउथ, ठीक है। नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिवर गिवन रिवर इन इंडिया। तो इसको भी समझने का सिंपल तरीका है, क्या मैप देखोगे सारा कुछ क्लियर होगा। तो देखो सबसे पहले क्या आता है, श्योक रिवर आती है, देन स्पीति, और फिर सतलज, और एक और बच्चा कौन सा ऑप्शन में देखोगे ध्यान से, क्या है, जास्कर है क्या, हाँ जास्कर है। तो जास्कर ये बिल्कुल बीच में पड़ता है। तो सबसे पहले आती है श्योक, नॉर्थ में, नॉर्थ टू साउथ करना है तो श्योक, फिर जास्कर, फिर स्पीति, फिर सतलज। बोलो एकदम क्लियर है क्या, गुड। तो क्या करना है आपको, मैप देखना है जितनी बार भी ऐसे लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए, ठीक है। अब ये सब के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल, जैसे श्योक रिवर की बात करें तो राइजिंग फ्रॉम द काराकोरम रेंज, इट फ्लोज थ्रू द नॉर्दर्न लद्दाख रीजन इन जम्मू कश्मीर, ठीक है। उसके बारे में बाकी डिटेल है, उतना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप ध्यान में रखो। जैसे स्पीति रिवर की बात करें तो स्पीति रिवर जो है 225 किलोमीटर है, ट्राइब्यूटरी है किसकी, सतलज रिवर की। और स्पीति रिवर नर्चर द ब्यूटीफुल वैल्यू ऑफ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर आप गए हो तो बहुत ही खूबसूरत है ना जगह है, इसको आप गूगल करके एक डिजिटल टूर कर सकते हो अभी कभी। और इट ओरिजिनेट फ्रॉम द कुंजुम रेंज ऑफ द हिमालय। इतना देखो ध्यान नहीं होगा, इसलिए क्या करना है कि उन सारे रिवर का छोटा छोटा पॉइंट है ना, इंपॉर्टेंट चीज पर ध्यान रखना है, सारा कुछ नहीं। जैसे जास्कर रिवर की बात करें तो फर्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी है किसका, इंडस रिवर का, और ओरिजिनेट करती है नॉर्थ ईस्ट ऑफ द ग्रेट हिमालयन रेंज और ड्रेन करती है बोथ द हिमालयाज और जास्कर रेंज, ठीक है। ओके, इतना इनफ है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे है वैलीज, यहाँ पे फिर है स्टेट। ये भी बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, सिंपली आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है इसको। कैसे, दो दो तीन तीन बार पढ़ के और इसका लोकेशन देख के। जैसे मरखा वैली जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जुकू वैली, होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो, गलत हो जाए कहीं पे तो उसके लिए माफी। फिर नागालैंड में आपको मिल जाएगा। सांगला वैली की बात करें हिमाचल प्रदेश, और युमथांग वैली सिक्किम में मिलता है। अब इन सबके रिगार्डिंग क्या है, इंपॉर्टेंट डिटेल है। आप क्या करोगे, सिंपली गूगल करके उसका इमेज देखोगे, फिर इसको पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर लगेगा आपको, ठीक है क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये रहा आपके सामने, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन इंडियन सिटीज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नॉर्मल एनुअल रेनफॉल। तो आपको पता है कोच्चि जो है केरला में पड़ता है, तो केरला में सबसे ज्यादा बारिश होती है ना, क्यों, क्योंकि मानसून यहीं पे एंटर करता है। तो कोच्चि में तो सबसे ज्यादा होगा, तो जो ऑप्शन कोलकाता बोल रहा है उसको हटा दो। तो कोच्चि में सबसे ज्यादा, उसके बाद दिल्ली जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे, नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, तो यहाँ पे सबसे कम बारिश होगा। क्यों, क्योंकि जो मानसूनल विंड है ना, वो साउथ वेस्ट मानसून पहुंचते पहुंचते यहाँ पे बहुत ज्यादा अपना जो वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी है वो लूज कर देता है, इसलिए दिल्ली में सबसे कम बारिश होती है। तो सबसे स्टार्टिंग में कोच्चि, सबसे लास्ट में दिल्ली। किसमें है देखो, कोच्चि फिर दिल्ली, ये है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि सबसे ज्यादा बारिश कोच्चि में होती है, देन कोलकाता में, देन पटना में, और लास्ट में एकदम कम बारिश होती है दिल्ली में। बोलो एकदम क्लियर है क्या, ठीक। यहाँ पे देख लेते हो, एग्जैक्ट दिया है लेकिन आपको रटने की जरूरत नहीं, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सबका बारे में दिया है डिटेल एकदम, एक बार पढ़ लो, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जेनरिक चीज है। जैसे दिल्ली के बारे में, सेमी एरिड क्लाइमेट मिलता है यहाँ पे, जो जिसका मतलब होता है वेरी हॉट समर और कोल्ड विंटर होता है। अगर आप दिल्ली में रह चुके हैं तो आपको मालूम होगा। एवरेज एनुअल टेम्परेचर देखा जाए तो 25 डिग्री सेल्सियस है लगभग, और एवरेज एनुअल रेंज ऑफ रेनफॉल है 70.57 सेंटीमीटर, ये mm में दिया है इसलिए 707 है। दिल्ली रिसीव मोस्ट ऑफ द रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून विच लास्ट फ्रॉम जुलाई से लेकर सितंबर तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान है, नॉट करेक्ट हमसे पूछा है। तो वेस्टर्न घाट्स आर रिलेटिवली हाई इन द नॉर्दर्न रीजन, बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि
साउदर्न रीजन में वेस्टर्न घाट रिलेटिवली हाई है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न रीजन। तो इसलिए पहला ही गलत हो गया, नॉट करेक्ट पूछा था, हमें आंसर आ गया ऑप्शन है। लेकिन बाकी ऑप्शन भी देखेंगे सच दैट हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है ना रहे हर एक स्टेटमेंट को लेकर। तो अन्नामुड़ी जो है हाईएस्ट पीक है कहाँ, वेस्टर्न घाट का। और ताप्ती रिवर लाइज टू द साउथ ऑफ द सतपुरा, ये भी ठीक है। नर्मदा और ताप्ती रिवर वैलीज आर सेड टू बी ओल्ड रिफ्ट वैली, क्या है ओल्ड रिफ्ट वैली, किसी और क्वेश्चन में आएगा वहां पे डिटेल में समझाऊंगा मैं, ये भी ठीक है। तो बी सी डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। गलत कौन सा है, ए कि वेस्टर्न घाट जो है वो कहाँ पे रिलेटिवली हाई है, साउदर्न रीजन में, ना कि नॉर्दर्न रीजन में। ठीक है, तो देखो हाई इन देयर साउदर्न रीजन, नॉट इन द नॉर्दर्न रीजन। एलिवेशन ऑफ द वेस्टर्न घाट ग्रेजुअली डिक्रीजेज एज वन मूव नॉर्थवर्ड, जैसे जैसे नॉर्थवर्ड जाओगे तो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। और अनामुड़ी पीक की बात करें तो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का, जब कितना एलिवेशन है 2695, मतलब 2695 मीटर्स। ताप्ती रिवर की बात करें तो लाई करता है साउथ ऑफ सतपुरा और नॉर्थ ऑफ अजंता रेंज। नर्मदा और तापी जो है दो रिफ्ट वैलीज हैं। रिफ्ट वैलीज ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तापी रिवर है और ये सतपुरा हिल्स यहाँ पे मिल जाएगा आपको। सतपुरा हिल्स फॉल्ट लाइन के थ्रू ये फ्लो करती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वो ला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन हिल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ एंड गोइंग टुवर्ड्स द साउथ। तो सबसे नॉर्थ में ये आपको नल्ला मलाई हिल्स मिल जाएगा आंध्र प्रदेश के पास में, और सबसे साउथ में क्या मिलेगा आपको, सबसे साउथ में मिलेगा देखो देखो अन्नामलाई हिल्स मिलेगा चौथा। तो पहले है नन्नामलाई हिल्स, फिर जावड़ी हिल्स, फिर नीलगिरी हिल्स, फिर अन्नामलाई हिल्स। लेकिन क्या आपको कुछ समझ में आया, क्या याद भी होगा क्या, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस मैप देखना पड़ेगा। तो ये देखो मैप, सबके सारे साउथ इंडिया के जो हिल्स है वो आपके सामने। सबसे ऊपर है नल्लामलाई हिल्स, फिर वेनुकोंडा हिल्स, फिर पालकोंडा, इस तरीके से सारे के सारे आप नॉर्थ टू साउथ है ना अच्छे से ध्यान में रखोगे। ठीक है, अगर ये इमेज उतना अच्छा नहीं लग रहा तो गूगल से और इमेज निकालो 3D वाला, और अच्छे से क्लियर होगा। थोड़ा सा डिजिटल टेबल भी आपका हो जाएगा। बोलो हाँ ना, चलो आगे बढ़ते हैं। करेक्ट बताना है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज इन दी नल्ला मलाई हिल्स। अभी देखा हमने नल्ला मलाई कहाँ पे है, ये है यहाँ पे आंध्र प्रदेश के आसपास। अब साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपको पता है नीलगिरी हिल्स के आसपास पड़ता है ना, तो ये तो वहां पे हो नहीं सकता। तो पहला तो नहीं हो सकता, तो पहला गया और डी गया, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन चला गया। दूसरा बोला कि पत्थर का वाड़ू, होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है प्रपोज टू बिल्ड नियर द साइलेंट वैली नेशनल पार्क, बिल्कुल ठीक है। देखो 2005 की बात है, समझ लो क्या उस समय करंट अफेयर्स में होगा, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा, कुंथी रिवर ओरिजिनेट करती है साइलेंट वैली रेन फॉरेस्ट में, ये भी ठीक है। क्या फैक्चुअल स्टेटमेंट है, करेक्ट है। ध्यान रखना है आपको, दूसरा और तीसरा करेक्ट है इसका। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट है, दूसरा तो करंट अफेयर्स का उस टाइम का क्वेश्चन था। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये हो गया। अच्छा, एडिशनल फैक्ट है साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में, ध्यान दीजिएगा। लायन टेल मकाऊ की बात करें तो एक फ्लैगशिप स्पीसीज है इस पार्क की, लायन टेल मकाऊ। क्या करोगे, याद कीजिए। इन्वायरमेंट वाले में मैंने एक एक स्पीसीज को आपको गूगल करके उनका इमेजेस दिखाया था, सच दैट आपको ज्यादा टाइम तक के लिए याद रहे। तो लायन टेल मकाऊ जैसे ही मैंने बोला, होपफुली आपके दिमाग में आ रहा होगा, उसका इमेज नहीं आ रहा तुरंत गूगल करो, उसको देखो। ठीक है, और इंडिजिनस ट्राइबल ग्रुप दैट लिव विद इन द पार्क बाउंड्री क्या क्या है, इरुलाज और कुरुम्बाज, मुदुगाज एंड कट्टुनाइकर्स। इनको क्या करना है, 2 बार आपको पढ़ना है। कितनी बार, 2 बार पढ़ना है। ठीक है, एक जनरिक आइडिया होना चाहिए कि ये सारे के सारे ट्राइब जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। और करीम कुजहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, न्यू अमारमबलम रिजर्व फॉरेस्ट और नेदुमकयम रेन फॉरेस्ट, ये सारा ये पूरा का पूरा आपको 2 बार पढ़ना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे लोकेशन है, पूछ सकता है कहाँ पे लोकेटेड है। इज इट क्लियर? ठीक है, नंदा देवी पीक की बात किया जाए, अभी हमने किया था क्या, गढ़वाल हिमालय में मिलता है। सिंपली क्या करोगे, देखना हो तो गोल करो, है ना। डिजिटल टेबल भी आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। नंदा देवी पीक जो है फॉर्म करता है एक पार्ट ऑफ गढ़वाल हिमालय। नंदा देवी क्या है, थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है इंडिया में आफ्टर द कंचनजंगा और केटू। हाईएस्ट लोकेटेड इंटायरली विद इन द कंट्री, नंदा देवी इज द 23rd हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की बात करें 23rd नंबर पे, इंडिया में 3rd नंबर पे। इट इज लोकेटेड इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड बिटवीन द ऋषि गंगा वैली ऑन द वेस्ट एंड दी गोरी गंगा वैली ऑन द ईस्ट। अब ये सारा कुछ पढ़ने का इतना बार बार कोई फायदा नहीं होगा, इतना जितना फायदा आपको क्या होगा कि गूगल करो, उसका इमेज देखो। तो देखो, नंदा देवी नेशनल पार्क जो है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कब से, 1988 से। ध्यान रहेगा आपको, गुड। ये देखो इमेज आपके सामने, होपफुली इतना अच्छा नहीं है रंग बिरंगा, तो आप रंग बिरंगा देखो कहाँ पे, गूगल करके देखो। ये नंदा देवी यहाँ पे लाई करता है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बोला कि इस फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसीडर करो और करेक्ट बताओ। ठीक है, 3 स्टेटमेंट है। पहला,
लॉन्गिट्यूड ऑफ जबलपुर लोकेशन इज बिटवीन दोज ऑफ इंदौर और भोपाल। अगर कभी आप महाराष्ट्र यहाँ पे गए हो, मुझे याद है एक बार मेरा सोलो ट्रेवल था कि 3 डिस्ट्रिक्ट कवर किया था मध्य प्रदेश का, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर। ठीक है, तो इंदौर से भोपाल लगभग 2 घंटे लगते हैं, 2-2.5 घंटे, और जबलपुर तो एकदम ऊपर है। ये दोनों थोड़ा सा नीचे है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, पहला नहीं हो सकता। बट फिर लेटीट्यूड ऑफ औरंगाबाद लोकेटेड बिटवीन दैट ऑफ बड़ोदरा और पुणे, यहाँ पे भी गया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो औरंगाबाद जो कि आज छत्रपति संभाजी नगर है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, वो बीच में लाई करता है इन दोनों के। बड़ोदरा ऊपर है, कहाँ, गुजरात में, पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में भी नीचे। इन दोनों के बीच में छत्रपति संभाजी नगर या फिर औरंगाबाद लाई करता है, जो कि बिल्कुल सही है। अगला, बेंगलुरु इज सिचुएटेड मोर साउथवर्ड देन चेन्नई, ये भी बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा और तीसरा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगर देखना चाहो तो ये देख सकते हो, बेंगलुरु किधर दिख रहा है आपको, यहाँ पे कर्नाटका में दिखेगा, और चेन्नई इधर तमिलनाडु में दिखेगा। ठीक है, दिख रहा क्या आपको? अच्छा, औरंगाबाद भी दिख गया होगा आपको, यहाँ पे औरंगाबाद है, वडोदरा ए है, दिख रहा, और पुणे जो है यहाँ पे। ठीक, पुणे और वडोदरा के बीच में क्या है, औरंगाबाद है, और बेंगलुरु यहाँ पे है, और चेन्नई यहाँ पे है। तो कौन ज्यादा साउथवर्ड है? नहीं, चेन्नई ज्यादा साउथवर्ड दिख रहा, तो आई थिंक ये गलत हो गया स्टेटमेंट। तो तीसरा गलत है, तो ओनली 2 करेक्ट है। देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है। पहला इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट। ये यहाँ पे तो तीसरा करेक्ट बोल रहा है कि बेंगलुरु इज लोकेटेड एट अ लेटीट्यूड कितना, इतना। अच्छा, लेटीट्यूड की बात हो रही, नॉर्थ, और चेन्नई इज लोकेटेड एट द लेटीट्यूड ऑफ इतना नॉर्थ। ठीक है, इसलिए बेंगलुरु जो है लाई ऑन मोर साउथवर्ड लेटीट्यूड देन चेन्नई। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भले ही हमें मैप में है ना चेन्नई मोर साउथवर्ड दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में बेंगलुरु है। ठीक है, तो अभी मैंने चेक भी किया, तो आप समझो इसको ध्यान से। क्या करना है आपको, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो दूसरा और तीसरा करेक्ट है, और पहला गलत है। होपफुली आपको एकदम अच्छे से क्लियर, भले ही वो मैप में दिख रहा होगा कि चेन्नई साउथवर्ड है, बट एक्चुअल में बेंगलुरु ज्यादा साउथवर्ड है। ओके, चलो। Among the following cities, which one is the nearest to the Tropic of Cancer? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे नजदीक कौन सा है? तो यहाँ पे फिर से क्या करोगे आप, बिल्कुल सही, मैप देखोगे, है ना। तो देखा जाए कोलकाता जो है एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे पास है। यहाँ पे देखो आंसर भी दिया है कि 97 किलोमीटर है बस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, है ना। अच्छा, ए जस्ट आप मैप देखोगे सारा कुछ पता चल जाएगा। तो ए और सी और डी नहीं है, बी जो है सबसे नजदीक है। इज दैट क्लियर? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लगून? ध्यान है, लगून जो है कौन सा नहीं है। तो अष्टमुड़ी लेक, चिलिका लेक, पेरियार लेक और पुलिकट लेक। तो पेरियार लेक की बात किया जाए तो ये मैन मेड है, ना कि एक लगून है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरियार लेक। अब इसके बारे में कुछ डिटेल ध्यान से समझिए। पेरियार लेक को थिकाडी लेक भी बोला जाता है, नॉट अ लगून है। इट वॉज क्रिएटेड आर्टिफिशियली जब मुल्ला पेरियार डैम बन रहा था 1895 में, फॉर्मिंग अ रिजर्वायर विद इन द पेरियार नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। While it is a significant water body of wildlife conservation और boating, it is distinct from natural lagoon, जैसे कि अष्टमुड़ी, चिलिका और पुलिकट, ये सब के सब क्या है, नेचुरल लगून है। बट पेरियार जो है क्या है, एक आर्टिफिशियल लगून है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट है आपके सामने, बोला एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ द मेट्रोलॉजिकल स्टेशन 26 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर है थ्रू आउट द ईयर। इट्स एवरेज एनुअल लैंडफॉल 63 सेंटीमीटर है, और एनुअल रेंज टेम्परेचर क्या है, 9 डिग्री सेल्सियस है। ओके, द स्टेशन इन दी क्वेश्चन, इलाहाबाद बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वहां पे गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है, ठंडी भी। तो जो एनुअल रेंज टेम्परेचर है वो तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा इससे, तो प्रयागराज या इलाहाबाद नहीं हो सकता। चेन्नई हो सकता है, चेरापूंजी तो और भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बारिश होती है और एवरेज टेम्परेचर बहुत कम होता है, मतलब इससे तो कम ही होता है। तो ये नहीं हो सकता। कोलकाता भी हो सकता है, तो इसका करेक्ट जवाब होगा या तो चेन्नई या तो कोलकाता। मैं रहता तो चेन्नई मार्क करता, क्यों, क्योंकि कोलकाता में उतना ज़्यादा एवरेज टेम्परेचर नहीं दिख रहा। ठीक है, देखो चेन्नई का एवरेज टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस और गेट एन एनुअल रेनफॉल ऑफ इतना। वहीं पर बाकियों का, जैसे इलाहाबाद जो है एवरेज टेम्परेचर है 25.7 और रेनफॉल इतना रिसीव करता है, और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इतना है, देख रहे हो, इतना ज़्यादा। ठीक है, और कोलकाता में कन्फ्यूजन था ना, तो वो देखो पहले। बाकी चेरापूंजी का तो आपको मालूम है, यहाँ पे बारिश जो है बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से यहाँ पे नहीं होगा, और एवरेज एनुअल टेम्परेचर 17.3 होते हैं। ठीक, कोलकाता की बात किया जाए तो एवरेज टेम्परेचर इसका 26.2 है, और एनुअल रेनफॉल है 68.3, लेकिन इसका एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर 10.9 मतलब 11 लगभग है। इतना ध्यान में रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला ओपन स्टंटेड फॉरेस्ट विथ बुशेस और स्मॉल ट्रीज हैविंग लॉन्ग रूट्स और शार्प थॉर्न रिपीटेड स्पाइन्स आर कॉमनली फाउंड इन। ये यहाँ पे मिलेगा जहाँ पे देखो, जैसे ही बोला कि थॉर्न रिपीटेड स्पाइन्स है ना, शार्प थॉर्न्स, रिपीटेड स्पाइन, लॉन्ग रूट, ये तभी होगा जब पानी की कमी होगी, मतलब ज्यादा रेनफॉल नहीं हो रहा होगा और पानी की किल्लत हो वहां पे। ठीक है, तो इसलिए ऐसा
ऐसा चीज जो है प्लांट जो है स्टेब्लिश करती है, सो दैट उन्हें एडिक्वेट अमाउंट में पानी मिल पाए, राइट। तो ये होगा कहाँ पे, जहाँ पे बारिश कम होती है। तो देखो ईस्टर्न उड़ीसा में नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न तमिलनाडु में बिल्कुल नहीं, शिवालिक और तराई रीजन नहीं, वेस्टर्न आंध्र प्रदेश बिल्कुल, क्यों, क्योंकि ये एक रेन शेडो एरिया है जहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती, इसलिए जो प्लांट्स हैं वो कुछ इस तरीके का अपनाते हैं तरीका। इज दैट क्लियर? गुड। देखो ओपन स्टैंडर्ड फॉरेस्ट विद बुशेस एंड हैविंग लॉन्ग रूट्स और शार्प थॉर्न्स या फिर स्पाइन्स आर कॉमनली फाउंड कहाँ पे, वेस्टर्न आंध्र प्रदेश में। सच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर कॉमनली फाउंड जहाँ पे रेनफॉल जो है बहुत ज्यादा कम होता है, टू बी प्रिसाइज 80 सेंटीमीटर से कम। सच एरिया इज फाउंड कहाँ पे, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न आंध्र प्रदेश और वेस्टर्न आंध्र प्रदेश। दो बार हो गया क्या? हाँ ठीक है। इस दी रैन वेस्टर्न आंध्र प्रदेश बोला आगे कि एक रेन शेडो रीजन है वेस्टर्न घाट का, ध्यान रहेगा आपको। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये है मैनग्रोव्स और ये है लिस्ट। फिर से बहुत ही फैक्चुअल स्टेटमेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम रत्नागिरी की बात करें, महाराष्ट्र में है, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, अगर आपको कभी टाइम मिले तो बिल्कुल विजिट कीजिए। तो ये का चौथा हो जाएगा, है ना। और बाकी कुंदपुर की बात किया जाए तो ये आपको मिल जाएगा कर्नाटका में, अभी कुंड से कुछ तो आया था। और पिचवरम की बात किया जाए तो पिचवरम मिलेगा आपको, है ना। वेमनाथ तो आपको पता ही है कहाँ पे, अरे भाई कहाँ पे, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही बात पहचाना आपने, केरला में। और पिचवरम की बात करें तमिलनाडु में, कुंदपुर की बात करें कर्नाटका में, ठीक है। अच्छा वो दिखा नहीं था आपको ABCD करके, इसलिए मैंने दिखा दिया। ये चारों आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी मैनग्रोव्स के बारे में सारा कुछ डिटेल ऑलरेडी अपन ने कर लिया कितनी बार, है ना। तो आप चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये डेटा वगैरह बिल्कुल नहीं करना, क्यों, क्योंकि अभी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 का आ चुका है, तो वो लेटेस्ट वाला करो, ये बिल्कुल मत करो, ठीक है। कुछ देर में अभी 25 का भी आ जाएगा, क्योंकि अभी 25 चल रहा, बोलो है ना। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखो सबसे पहले होता है स्प्लेश इरोजन और सबसे लास्ट में होता है गुली इरोजन। तो स्प्लेश इरोजन, फिर सीट इरोजन, फिर रील इरोजन, फिर गली इरोजन। तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसके स्टेप्स स्टेप समझ लो ना। तो पहले स्प्लेश इरोजन, थोड़ा सा इरोजन होता है, फिर सीट इरोजन, फिर रील इरोजन और फिर गली इरोजन। ये देख लो ध्यान से। स्प्लेश इरोजन क्या होता है, स्मॉलेस्ट और मोस्ट इनिशियल फॉर्म ऑफ सॉइल इरोजन है। ये होता है कब, जब रेन ड्रॉप पड़ती है सॉइल पे और उसको डिसलोज कर देती है स्मॉल पार्टिकल ऑफ सॉइल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर देती है। दिस पार्टिकल आर देन कैरिड अवे बाय विंड या फिर वाटर। सीट इरोजन की बात करें, मोर एडवांस फॉर्म ऑफ सॉइल इरोजन है। ये तब होता है जब टॉप लेयर ऑफ सॉइल को रिमूव कर दिया जाता है बाय वाटर या फिर विंड। सीट इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड कैसे, बाय प्लांटिंग कवर क्रॉप्स या फिर यूजिंग कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस जैसे कि कंटूर फार्मिंग, ठीक है। सेम मैनर में रील इरोजन है, एक मोर सीरियस फॉर्म ऑफ सॉइल इरोजन है। इट अकर जब स्मॉल चैनल और फॉर्म्ड इन द सॉइल बाय वाटर रन ऑफ। रील इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस जैसे कि ट्रेसिंग और स्टिप क्रॉपिंग। गुली इरोजन की बात करें, मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ सॉइल इरोजन, इट अकर व्हेन लार्ज चैनल आर फॉर्म इन द सॉइल बाय वाटर रन ऑफ। गुली इरोजन कैन बी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल और कैन लीड टू कंप्लीटली लॉस ऑफ सॉइल। अभी सिंपली क्या करना है आपको, अगर ऐसा कुछ भी मैं बताऊं जहां पे आपको कम समझ आए, तो सिंपली उसका एनिमेशन या फिर डायग्राम या फिर फिगर क्या करना है, गूगल करके देखना है। अभी देखो इतना ज्यादा AI का जमाना है ना, तो हर एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए। पढ़ने से उतना अच्छे से आपको देर तक याद नहीं रहेगा जितना देखने से ज्यादा समझ आएगा, राइट। तो आप समझो, मैंने गुली इरोजन तो बता दिया, लेकिन आपको नहीं समझ आया तो आप सिंपली क्या करोगे, सर्च करोगे गुली इरोजन सिंपली, है ना। उसका कोई इमेज देख लोगे या फिर कोई छोटा सा एनिमेशन वीडियो देख लोगे, बस एकदम क्लियर हो जाएगा, कभी भूलोगे ही नहीं। बात आती है सर आप भी तो दिखा सकते हो, इतना क्रिएटिविटी तो बन ही सकते हो। भाई बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन अगर वही करने लगा तो सोचो आधे घंटे का लेक्चर, 20-25 मिनट का लेक्चर कम से कम 1-1.5 घंटे का होगा। अब जो पूरा का पूरा जियोग्राफी कंप्लीट करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए कुछ मैं करूंगा कुछ आप करोगे, दोनों तरफ से कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, सच दैट कि आपको एकदम एक एक चीज क्लियर है। इज दैट क्लियर? चलो इस लेक्चर में इतना ही। जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है, तो आज के लिए है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान में से पढ़िएगा। If the decision you make about where you invest your blood, sweat or tears are not consistent with the person you aspire to be, इसका मतलब ये हुआ कि you will never become that person। आप वो पर्सन कभी बन ही नहीं सकते जिसके लिए जो अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो कि आप कहाँ पे अपना ब्लड, स्वेट और टीयर्स जो है स्पेंड कर रहे हो। इज दैट क्लियर? अब इस लेक्चर में फिर इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।